वेलकम बैक डियर एस्पिरेंट्स इन ज्योग्राफी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पिरेंट्स, इसमें हम जमोफोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछली वाली वीडियो में हम इसमें फ़िलहाल ज्वालामुखी डिस्कस कर रहे हैं जमोफोलॉजी के अंतर्गत। और पिछली वाली वीडियो में हमने देखा कि जो ज्वालामुखी हैं इनके कितने प्रकार हैं और इनके प्रकारों को हमने देखा, जिसमें कि हमने दो आधार पर इनको डिवाइड किया था। एक आधार था आपका कि इनकी सक्रियता कितने अवधि तक, मतलब कितने समय तक ये सक्रिय रहते हैं, उसके आधार पर हमने देखा। और एक हमने डिवाइड किया दूसरे प्रकार में कि इनकी तीव्रता कितनी अधिक होती है, मतलब तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी को हमने डिवाइड किया था दो तरीकों से, एक सक्रियता की अवधि के आधार पर, दूसरा जो है इनकी तीव्रता, मतलब विस्फोट की जो तीव्रता होती है उसके आधार पर हमने इसको डिवाइड किया। तो उसमें जो पहला पार्ट था जिसमें कि हमने सक्रियता की अवधि के आधार पर देखा था, उसको हमने तीन भागों में डिवाइड किया। एक सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में हमने बात की, एक्टिव वोल्केनो के बारे में चर्चा की हमने, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी की बात की, डोरमेंट वोल्केनो के बारे में चर्चा की, और जो तीसरा हमारा था वो था शांत या फिर मृत ज्वालामुखी, उसके बारे में चर्चा की, एक्सटिंक्ट वोल्केनो के बारे में। तो इस प्रकार से तीनों के बारे में हमने चर्चा की, और तीनों कैसे होते हैं, किस प्रकार की इनकी टाइमिंग होती है, मतलब कौन से ज़्यादा देर तक होते हैं, कौन से कम समय तक होते हैं, ये हमने देखा वहाँ पे कि जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये लगभग हमेशा ही इसमें उद्गार होता रहता है, और जो प्रसुप्त है मतलब इसमें ऐसा होता है कि उद्गार वर्तमान में तो नहीं हो रहा, लेकिन कभी उद्गार हुआ था और आगे भी उद्गार होने की संभावनाएं रहती हैं। जहाँ तक शांत ज्वालामुखी की बात करें तो अभी न उद्गार, बहुत समय से उद्गार, कई हजार सालों से उद्गार नहीं हुआ है या फिर कई सौ सालों से उद्गार नहीं हुआ है, और आगे भी संभावना नहीं है। तो इस प्रकार के हमने तीन कैटेगरी में इनको क्या किया था, डिवाइड किया था, ठीक है। और उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किया था सक्रिय ज्वालामुखी के संदर्भ में, तो मैंने देखा जो क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको सक्रिय ज्वालामुखी कुछ एग्जांपल्स दिए थे, और मैंने आपसे पूछा था कि कहाँ कहाँ ये ज्वालामुखी पाए जाते हैं, उनको आपको लोकेट करके मुझे बताना है मैप पे, ठीक है। तो कमेंट में आपको बताना था, तो कुछ लोगों ने बताया है, कुछ स्टूडेंट्स ने बताया है, तो अच्छी बात है। संख्या और बढ़ाइए इसको, आप सभी लोग पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि कोई चंद लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, तो सभी लोग पार्टिसिपेट करिए। हाँ, ये हो सकता है कि ज़्यादातर लोग अभी उतना मेरे साथ नहीं चल पा रहे होंगे, पीछे होंगे, तो आगे आएंगे तो आंसर्स देंगे। जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चंस में लगातार आंसर्स मिल रहे हैं, जो लोग भी पिछला कवर कर रहे हैं तो उसमें आंसर्स आ रहे हैं, तो इस आधार पर मैं समझ सकता हूँ कि हो सकता है कि आगे आप इस वीडियो को देखेंगे तो उस आधार पर फिर आप इसके आंसर्स देंगे। तो आज हम जो है सेकेंड जो टाइप हमारा है तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी कैसे, उनको हम देखेंगे। और इसमें हमने जैसे कि कल हमने एक देखा था, एक साथ इनको देख लिया था कि कौन कौन से ज्वालामुखी तीव्रता के आधार पर कितने प्रकार में डिवाइड करेंगे। तो उसमें हमने देखा था पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, पिलियन टाइप वोल्केनो। ये जो वोल्केनो था ये सबसे ज़्यादा तीव्रता वाला था। मैंने आपको एक एरो डिजाइन करके बताया था कि देखिए इस एरो के माध्यम से आप समझेंगे कौन सी ज्वालामुखी ज़्यादा तीव्र है, कौन सा कम तीव्र है। तो एरो के माध्यम से मैंने बताया था आपसे कि जो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी है ये सबसे ज़्यादा तीव्रता वाला है। उसके बाद मैंने आपको बताया था विसुवियस टाइप का जो ज्वालामुखी वो, फिर मैंने बताया था वोल्केनिक, और स्ट्रॉम्बोली बताया था, और लास्ट वाला जो था आपका वो हवाईयन था। तो इस प्रकार हमने ये ज्वालामुखी जो थे कितने प्रकार के ज्वालामुखी है और ये तीव्रता के आधार पर कौन सबसे ज़्यादा तीव्र है, तो पिलियन सबसे ज़्यादा तीव्र है और हवाईयन सबसे कम तीव्र, तो इसके आधार पर भी हमने इसको बांट के देखा था। अब हम इन सब तीनों चारों पांचों की हम अलग अलग स्टडी करेंगे और अलग अलग देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा ये जो एक ज्वालामुखी प्रकार था ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने वितरण पर चलेंगे, ठीक है। तो ज्वालामुखी आपका लगभग गिनने की तरफ है, बढ़ जाएगा जब वितरण पढ़ेंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं पिलियन तुल्य ज्वालामुखी के बारे में बात करते हैं, पिलियन टाइप ऑफ वोल्केनो या फिर पिलियन टाइप वोल्केनो। तो देखिए सबसे खतरनाक आप जान लीजिए कि सबसे अगर कोई तीव्र, सबसे ज़्यादा अगर कोई खतरनाक कोई ज्वालामुखी है तो आपका ये पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। तुल्य का मतलब ये है कि मतलब इसके जैसा, ठीक है। मैंने आपसे कहा ना कोई मिसाल किसकी दी जाती है जो अपने आप में इकलौता हो, अपने आप जैसा, मतलब अपने आप का मतलब शुरुआत कर रहा हो, या फिर मतलब सबसे सर्वप्रथम पहली दफ़ा अगर किया रहा हो कुछ ऐसा काम, तो फिर उसकी मिसाल दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि जो हम पिलियन तुल्य ज्वालामुखी की बात करें तो इसमें एक जो आपका जो पीली जो आपका ज्वालामुखी है उसके आधार पर जो और ज्वालामुखी है कहा जाता है कि भाई ये जो ज्वालामुखी, मान लीजिए कि आप ऐसे समझिए कि एक ज्वालामुखी मान लीजिए ये है आपका, एक ज्वालामुखी आपका ये है, एक ज्वालामुखी आपका ये है, एक ज्वालामुखी आपका ये है। तो ये ज्वालामुखी इसका नाम है पीली ज्वालामुखी, ठीक है। जैसे लिखा गया कि पिलियन तुल्य ज्वालामुखी का आधार पश्चिमी द्वीप समूह के मार्टिनिक द्वीप पर स्थित पीली वोल्केनो मतलब पीली ज्वालामुखी है, जिसमें 1902 में भयंकर विस्फोट हुआ था। देखिए क्या है कि अब मान लीजिए कि ये पीली ज्वालामुखी है, ठीक है। तो अब इसमें जिस प्रकार से विस्फोट हुआ, जितना तीव्र विस्फोट हुआ, ठीक है, इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। और हो सकता है रिकॉर्ड में क्या जाए कि भाई यहाँ बहुत तेज़ी से विस्फोट हुआ है, इस तरह से विस्फोट हुआ है, ठीक है, इतने ज़्यादा गैस आपके निकले हैं, इतने ज़्यादा ऊंचाई तक ये इसके राख धूल इत्यादि पहुँचे हैं, इतने दूर तक आवाज़ इत्यादि सुनाई दी है। तो इस प्रकार के इसका एक हमने क्या कर लिया, पूरा रिसर्च इस पर कर लिया, पिलियन
पीली ज्वालामुखी पर, ठीक है। अब पीली ज्वालामुखी पर रिसर्च कर लिया, तो अब क्या करेंगे हम इसको एक आधार मान लेंगे, इसको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेंगे कि भाई ठीक है, अब जो बाकी के ज्वालामुखी जो विश्व में होंगे, अगर इनकी प्रकृति इस पीली ज्वालामुखी से मिलती हुई होगी, तो हम कह देंगे ये जो बाकी के ज्वालामुखी हैं, इस ज्वालामुखी को हम अलग से नाम नहीं देंगे, ठीक है। अलग से मतलब नाम उनका स्थानीय नाम तो रहेगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर कंपेरेटिव अगर एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, तो हम कहेंगे भाई ये जो ज्वालामुखी है ये पिलियन तुल्य ज्वालामुखी है, ठीक है। मतलब जो पीली ज्वालामुखी है उसके जैसे इसके गुण मिलते जुलते हैं, मतलब विस्फोट की जो तीव्रता इत्यादि है, ठीक है, जो ऊंचाई पर जाने की, इसके धूल और राख इत्यादि के जलवाष्प की ऊंचाई पर जाने की जो बात है, ये बिल्कुल पीली जो ज्वालामुखी आपका है हवाई मार्टिनी द्वीप पर स्थित, एकदम उसकी बिल्कुल उसकी तरह है। इसलिए हम इसको संज्ञा देंगे कि हाँ ये पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, मतलब पिलियन के जैसी ज्वालामुखी। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया कौन है, तो अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे, इंडिया का जो शेक्सपियर है वो अलग है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे मिसाल देना है शेक्सपियर की, क्योंकि अपने आप में शेक्सपियर देखें हम तो उनका अपने आप में लिटरेचर के क्षेत्र में एक अलग योगदान और शुरुआती योगदान मतलब प्रथमतया योगदान रहा है, और उनको ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा, ज़्यादातर लोगों ने जाना है, तो एक विश्व विख्यात है, मतलब ठीक है, सभी लोग उनको जानते हैं। तो अगर किसी को हम इंडिया के पर्सपेक्ट में अगर हम कहेंगे कि ये शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो उससे एक योग्यता उस व्यक्ति की, ठीक है, जिसको आप जानते हैं शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर ऑफ इंडिया, उस व्यक्ति की योग्यता आपको समझ में आएगी। हाँ, जिस प्रकार से शेक्सपियर आपकी यूरोप में मतलब इतने पॉपुलर थे, उस प्रकार से इंडिया में अपना ये आपके पॉपुलर है, कालिदास साहब, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है एक मिसाल दी जाती है, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहाँ है, ठीक है, तो अब मैनचेस्टर आप देखेंगे कि कपड़े की जहाँ तक मामले में बात करें, तो कपड़े के मामले में मैनचेस्टर यूरोप का एक बहुत बड़ा मतलब समृद्ध शहर है। तो इस प्रकार से आप इंडिया की बात करें तो फिर वो मिसाल दी जाती है कि कोई चीज़ अपने आप में अगर प्रथम हो तो उसकी हम फिर मिसाल देते हैं कि हाँ ये चीज़ प्रथम है, तो इस आधार पर इसको मिसाल देकर के हम बाकी चीज़ों को उसी से इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, इसके बारे में हम कैसे चर्चा कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मतलब ये नाम तुल्य टाइप क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके बारे में स्टडी किया गया, उसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि हाँ इस प्रकार ज्वालामुखी अगर है तो इसके ये प्रॉपर्टीज़ होंगे, ठीक है। अब उस तरह के जितने भी ज्वालामुखी होंगे तो अलग अलग सबका नाम याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम कहते हैं ये पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, पिलियन टाइप ऑफ वोल्केनो है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें आसान हो जाती हैं, तो इसलिए इसको तुल्य मतलब अब इसके पीली ज्वालामुखी जो आप कह रहा है, ये जो पीली वोल्केनो आपका रहा है, इसी वजह से जो बाकी जितने भी ज्वालामुखी होंगे उन सबको हम इसी नाम से इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो हमें आसानी हो जाएगी चीज़ों को याद रखने में, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी का आधार पश्चिमी द्वीप के मार्टिनिक द्वीप पर स्थित पीली ज्वालामुखी है, मतलब पीली वोल्केनो है, जिसमें 1902 में भयंकर विस्फोट हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप कि एक जो हम मिसाल देते हैं वो किसी एक ऐसी चीज़ की देते हैं जो पहले से सर्वविदित हो, सभी लोग जानते हो, तब उससे बाकी चीज़ों को समझना जानना आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास से मैंने बात की, तो इस प्रकार से आप चीज़ों को जानना आसान हो जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी के बारे में देख लिया कि इसका आधार नामकरण जो है किसके आधार पर किया जाता है, तो आपने देखा मार्टिनी द्वीप पर जो स्थित पीली ज्वालामुखी है, पीली वोल्केनो है, उसके आधार पर किया जाता है। अब कुछ इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जाने कि क्या होता है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, इसके क्या मतलब क्या क्या इसके अलग से स्पेसिफिकेशन क्या क्या इसके हैं, उन सब चीज़ों पर नज़र डालते हैं। तो बात करेंगे पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी, तो ये देखिए सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। मैंने आपसे कहा कि तीव्रता के आधार पर अगर कोई सबसे ज़्यादा तीव्रता के आधार पर देखें सबसे ज़्यादा खतरनाक कोई ज्वालामुखी है, सबसे सर्वाधिक विनाशकारी कोई ज्वालामुखी है, तो वो कौन सा आपका पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। इनमें जो तीव्रता होती है ना वो बहुत ही तेज गति से विस्फोट इसमें होता है, बहुत ही तेज गति से उद्गार होता है। आसपास के जितने मतलब कि गुंबद, मान लीजिए कि मान लीजिए कि आपका ये ज्वालामुखी है, ठीक है, ये ज्वालामुखी आपका ये क्रेटर है, अब मान लीजिए ये पिलियन टाइप का ज्वालामुखी है, ठीक है। तो इसमें जब विस्फोट होता है ना, तो ये जो क्रेटर आपको ना, क्रेटर के लगभग एक तिहाई हिस्सा, जो गुम्बद का एक तिहाई हिस्सा होता है ना, जब विस्फोट होता है पूरा एक तिहाई हिस्सा पूरा गुम्बद उड़ जाता है, पूरा हवा में उड़ जाता है, सब इतना तेज इतना तगड़ा विस्फोट होता है यहाँ पे कि जो आपकी चट्टाने सब पड़खच्चे जो बिल्कुल ना इधर उधर चारों दिशा में फैल जाते हैं और बहुत दूर दूर तक जाकर गिरते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें अंदर से कितना ज़्यादा इसमें मतलब दबाव, कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, कितना तीव्रता इसकी होती है, अंदर के जो आपके ज्वालामुखी पदार्थ जो बाहर आते हैं, जो लावा आपको बाहर आता है, कितना तीव्रता होती है कि आप पूरा पड़खच्चे उड़ा देते हैं अपने गुंबद के एक तिहाई भाग का, ठीक है। अब क्रेटर का जो आपको पहले भी छोटा गड्ढा क्रेटर का था, वो बड़ा होकर बिल्कुल काल्डेरा के जैसा हो जाता है ना। तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो वही बात हम कर रहे हैं कि पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं वो सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। मैंने आपको शुरुआत में एक जो एरो दिखाया था उसी के माध्यम से बता दिया था कि तीव्रता सबसे ज़्यादा इनकी होती है और इनका उद्गार से ज़्यादा
विस्फोटक तथा खतरनाक एवं भयंकर होता है। मतलब विस्फोटक सबसे ज़्यादा विस्फोटक होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। क्यों खतरनाक होते हैं? क्योंकि बहुत ही दूर तक ये आसमान में ऊपर लगभग आपके क्षोभ मंडल को पार करके समताप मंडल को भी पार करते हैं और समताप सीमा तक पहुंच जाते हैं। 80-80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। 50 से लेकर 80 किलोमीटर ऊंचाई तक, 50 किलोमीटर भी पार कर देंगे, समताप मंडल भी पार कर देंगे। उसको पार करके आपके फिर उसके ऊपर के मंडल में चले जाते हैं। मतलब ऊंचाई इनकी बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक ही चले जाते हैं। अब फिर जो वायुयान इत्यादि जो समताप मंडल में उड़ते हैं उनमें आप देखेंगे कि ये उनको भी उड़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार से आप देखेंगे वायुयान इत्यादि जो होते हैं उनकी उड़ानों को रद्द कर दिया जाता है जब भी पिलियन प्रकार के किसी ज्वालामुखी में विस्फोट इत्यादि होते हैं, या फिर कोई भी ऐसे ज्वालामुखी जो हम आगे पढ़ेंगे उनके प्रकारों को, उनमें विस्फोट होते हैं और उनमें जो उनकी जो राख, जो धूल, जो जलवाष्प इत्यादि, जो चट्टान टुकड़े इत्यादि होते हैं, वो अगर बहुत ऊंचाई तक उड़ जाते हैं तो फिर वायुयानों के आवागमन को उस रूट पे क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हमारे सामने आती है। तो पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। इनका उद्गार सबसे ज़्यादा विस्फोटक तथा खतरनाक भयंकर होता है। जब इनमें विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी गुंबद का 1/3 हिस्सा उड़ जाता है और इनसे निकलने वाली राख तथा धूल इत्यादि क्षोभ मंडल को पार कर समताप सीमा तक पहुंच जाती है। ठीक है, आगे हम जब पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान तो उसमें हम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये सब पढ़ेंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें। अभी आप इतना जाने कि इसकी जो ऊंचाई है ना 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये वायुमंडल में ऊपर इनके जो जलवाष्प है, धूल कण इत्यादि वो पहुंच जाते हैं। मतलब इतनी ऊंचाई तक ये डिस्टेंस कवर कर लेते हैं कि 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक इनके अंदर की जो राख इत्यादि, धूल इत्यादि है वो सब पहुंच जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा नीचे से प्रेशर रहता होगा कि बिल्कुल जब होता है ना कि आप किसी गुब्बारे को बहुत ज़्यादा फुला दें, ठीक है, अब गुब्बारे को फुला दें आप, कहीं से छोटा सा इतना ज़्यादा फुला दें गुब्बारे को कि अब उसमें उससे ज़्यादा मतलब सहन करने की शक्ति ना रह जाए। उसके बाद क्या होता है, कहीं छोटा सा पिन मारे, उसके बाद देखिए उसका धमाका, देखते हैं ना। तो इसी प्रकार समझिए आप कि धरती अपने अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर रखी हुई है। ठीक है, जहाँ उसको थोड़ा सा एक छिद्र के भांति मिलता है जगह, उसके माध्यम से प्रेशर अपना पूरा बाहर निकालती है और इतना तगड़े से बाहर निकालती है कि पूरा प्रेशर उसका जो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल में चला जाता है। जिस प्रकार समझ सकते हैं कितना यहाँ पे प्रेशर, कितना यहाँ पे तीव्रता रहती है। तो हम बात कर रहे हैं कि इनसे निकलने वाली जो राख होती है, धूल कण इत्यादि जो होती है, क्षोभ मंडल को पार करके समताप सीमा तक पहुंच जाती हैं। मतलब समताप मंडल को भी पार करते हुए समताप सीमा तक पहुंच जाती हैं ये, और साथ ही साथ अत्यधिक आवाज़ के साथ विस्फोट करती हैं। मतलब जाहिर सी बात है, अब जब इतने जो गुंबद है उस गुंबद के 1/3 हिस्से को जब ये तोड़ देंगी पूरा अपने विस्फोट के दौरान पे, तो टूटने इत्यादि में इनके बाहर निकलें तो आवाज़ तो होगी, बिल्कुल गर्जना होगी ही होगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि गर्जना इतनी होगी कि आपके गांव में अगर है तो आपके गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक सुनाई देगा। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका गांव ही पूरे ज्वालामुखी में आ जाएगा। पहली बात तो ये, ठीक है, इतने बड़े बड़े साइज में होते हैं ये। तो हम बात करेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं कि आवाज़ इनकी केवल आपके गाँव के एक छोर से दूसरे छोर तक जाएगी, बल्कि होता क्या है कि इनकी जो आवाज़ होती है विस्फोट की ना, वो कई हज़ार किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। जी हाँ, मैं 1000 किलोमीटर बोल रहा हूँ, कई हज़ार किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। अभी हम आगे एग्जांपल देंगे, फिर आप उसमें देखेंगे एग्जांपल के माध्यम से, तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतनी तो दूर तक इनकी आवाज़ सुनाई देती है। और राख, धूल कण इत्यादि जो है बहुत दूर तक जाकर इनके गिरते हैं, कई किलोमीटर, कई सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जाकर इनके राख, धूल कण इत्यादि गिरते हैं। ठीक, मतलब इतने ज़्यादा खतरनाक प्रकार के पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। सीधा सेंस कहने का ये कि सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रकार के आपके कौन होते हैं, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी होते हैं। सबसे ज़्यादा तीव्रता इनके अंदर होती है, सबसे तेजी से विस्फोट इनमें होता है, सबसे दूर तक, सबसे ऊंचाई तक जो धूल कण, राख इत्यादि होते हैं इनके जाते हैं। ठीक है, आवाज़ सबसे ज़्यादा ये करते हैं। मतलब सारी जो सबसे ज़्यादा वाली बातें हैं सब इनमें आ जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसे आप। तो हम कह रहे हैं कि साथ ही साथ ये अत्यधिक आवाज़ के साथ विस्फोट करते हैं। इनमें उद्गारी लावा अत्यधिक चिपचिपा होता है। ठीक है, जो लावा होता है अत्यधिक चिपचिपा होता है, मतलब क्षारीय प्रकृति का नहीं होता, बहुत ही अम्लीय प्रकृति का होता है, गाढ़ा होता है। और उद्गार के दौरान ये ज्वालामुखी पाइप में जम जाता है। मतलब उद्गार जो जिस दौरान उद्गार होता रहता है उसी दौरान इतना चूंकि गाढ़ा होता है, इतना चिपचिपा होता है कि निकलने के दौरान ये पाइप में फिर जम जाता है। तो फिर क्या होता है, फिर जब अगला उद्गार होता है तब आंतरिक गैसें इन्हें तीव्रता से तोड़ती हैं, भयंकर आवाज करती हुई बाहर निकलती, इनसे भूकंप भी तीव्र आते हैं। जब उद्गार होता है तो क्या होता है कि ये आपके जो चट्टाने इत्यादि बाहर गिरती हैं उनको तोड़ते हुए बाहर आती है ये सब ज्वालामुखी पदार्थ। लेकिन क्या होता है कि जब इसमें जो लावा निकलता है बाहर वो बहुत ही चिपचिपा होता है, तो पाइप में नली जो है ना ज्वालामुखी की, उस नली में ही जम जाता है कुछ ज्वालामुखी। उसके बाद लावा जम जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जब लावा वो नली में ही जम जाता है तो इसके बाद फिर अगला जब उद्गार होता है वहाँ पे, तो अगले उद्गार में के दौरान फिर ये जो जमा हुआ जो लावा का नली में परत बन जाती है उसको फिर ये तोड़ने का प्रयास करते हैं। फिर जब उसको तोड़ते हैं तो बहुत ही तीव्र गति से तोड़ते हुए आवाज़ करते हुए बाहर निकलते हैं। तो फिर आप देखेंगे कि इस प्रकार से यहाँ पे लगातार टूटने जमने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चलती रहती है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं ये बहुत ही खतरनाक ज्वालामुखी हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है जब विस्फोट होगा अब तो भूकंप आएंगी। आप जानते हैं कि एक एटम
किसी बम का परीक्षण भी करते हैं तभी आप भूकंप आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी नॉर्थ कोरिया की हम बात करें तो लगातार नॉर्थ कोरिया ने परमाणु परीक्षण किए, हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण कर लिया। हाँ, तथा कथित कहने में अभी सुनने में यही आ रहा है। तो उसमें आप देखेंगे कि जब भी परीक्षण करते हैं तो पूरी धरती कांप जाती है। तो जाहिर सी बात है जो आपके ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं इनसे बिल्कुल कम नहीं होता है, इनको आप कम मत समझिए। ज्वालामुखी विस्फोट जो पिलियन टाइप के होते हैं ना, इनका विस्फोट बहुत तगड़ा होता है। आप सोचिए इनका प्रभाव हजारों किलोमीटर दूर तक होता है। इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उतना विस्फोट, उतना आपका जो प्रभाव अभी वर्तमान में जो छोटे छोटे बम है आपके परमाणु बम जो छोटे छोटे कम क्षमता वाले हैं उतना वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बहुत ज़्यादा इनका प्रभाव होता है। तो इसलिए जब ये भी विस्फोट यहाँ पे होता है तो भूकंप आते हैं, क्योंकि धरती पूरी हिल जाती है। जब धरती हिलेगी तो हिलना ही क्या है, भूकंप है। कंपन नहीं क्या है, एक भूकंप है। तो इस आधार पर हम देखते हैं। आइए एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूँ चीज़ों को कि पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। इनका उद्गार सबसे ज़्यादा विस्फोटक तथा खतरनाक एवं भयंकर होता है। जब इनमें विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी गुंबद का 1/3 हिस्सा उड़ जाता है और इनसे निकलने वाली राख तथा धूल इत्यादि क्षोभ मंडल को पार कर समताप सीमा तक पहुंच जाती हैं। साथ ही साथ ये अत्यधिक आवाज़ के साथ विस्फोट करती है। इनमें उद्गारी लावा अत्यधिक चिपचिपा होता है, मतलब कि क्षारी कम होता है, अम्लीय ज़्यादा होता है। और उद्गार के दौरान ये ज्वालामुखी पाइप में जम जाता है। चूँकि अत्यधिक चिपचिपा है और ज़्यादा गाढ़ा है तो इसके लिए क्या होगा, उद्गार के दौरान ही क्या होगा, ये जम जाएंगे पाइप में। फिर जब अगला उद्गार होगा तो फिर ये आंतरिक गैसें इनको क्या करेंगे, तोड़ेंगी। तो बहुत तीव्रता से तोड़ती हुई भयंकर आवाज़ करती बाहर निकलती हैं। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी जो होते हैं इस प्रकार की क्रियाविधि होती है। इनसे भूकंप भी आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब विस्फोट होगा तो कंपन जैसी स्थिति आएगी और वही भूकंप कहलाता है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बताऊँ तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं। देखिए क्राकाटाओ एक ज्वालामुखी है। अब मैं बता देता हूँ कहाँ पे सुंडा जल डमरू है। आप इसे मैप पे लोकेट कर लेंगे, सुंडा जल डमरू कहाँ है। जावा और सुमात्रा 2 द्वीप हैं तो उनके बीच में है, आप इसे देख लेंगे। तो इस सुंडा जल डमरू के मध्य में मतलब एक द्वीप आपका क्राकाटाओ ज्वालामुखी है। यहीं पे आपका एक क्राकाटाओ जो द्वीप है, सॉरी ज्वालामुखी जो है वो स्थित है। ठीक है, सुंडा जल डमरू के मध्य में क्राकाटाओ आपका जो ज्वालामुखी वो स्थित है। हुआ क्या कि इसमें 1883 में क्या भयंकर विस्फोट हुआ। ठीक है, अब आप यहाँ पे सोच सकेंगे कि भाई जो 1902 में विस्फोट हुआ था वो तो 1883 के बाद हुआ, अब ये विस्फोट तो पहले हुआ। तो ये जो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी इसको तो क्राकाटोआ तुल्य ज्वालामुखी की संज्ञा दी जानी चाहिए थी, है ना। तो देखिए दरअसल बात यह है कि विस्फोट हो गया था, लेकिन जो 1902 का जो आपका पिलियन तुल्य ज्वालामुखी है इस पर अच्छे से मतलब सभी स्टडी इत्यादि अच्छे से हुई। तो इसके गुणधर्म इत्यादि के बारे में ज़्यादा अच्छे से लोगों को पता था। तो इसके आधार पर फिर क्राकाटोआ बाद मतलब इस पर भी स्टडी की गई। तो अब इसके आधार पर देखा गया बाकी चीज़ों को कि कैसे बाकी ज्वालामुखी इसके प्रॉपर्टीज़ के गुण से मिलते जुलते हैं या नहीं है। अगर मिलते हैं तो फिर ये भी जो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी कहलाएंगे। तो जहाँ पे देखिए स्टडी हुई उसी का नाम पड़ गया। ऐसा नहीं होता है कि ऐसा तो आप भी सुनते होंगे कि हमारे देश में मतलब पुराने समय में अगर देखें तो ऐतिहासिक काल में बहुत से विद्वान लोग हुए हैं और कई चीज़ों का इन्वेंशन हमने पहले ही कर दिया था, लेकिन बाद यूरोप वालों ने बाद में किया, लेकिन नाम उनका आता है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि नाम भाई उनका तो कैसे नाम आता है, तो हम कहेंगे जाहिर सी बात है जिसने पहले सिद्ध कर दिया, जिसने पहले ढूंढ लिया, एक वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत कर दिया, दुनिया के सामने ला दिया, तो नाम उसी का रहेगा, है ना। तो ऐसी देखिए बातें होती हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो क्राकाटाओ सुंडा जल डमरू के मध्य में आपका जावा सुमात्रा जो द्वीप है उसके बीच में आपका सुंडा जल डमरू है, उसके मध्य में आपका ये क्राकाटाओ स्थित है। 1883 में विस्फोट हुआ, गुंबद का 1/3 हिस्सा उड़ गया। विस्फोट हुआ तो गुंबद का 1/3 हिस्सा उड़ गया, मतलब 1/3 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा उड़ गया। धूल, राख, जलवाष्प वायुमंडल में 80 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गया, मतलब समताप मंडल को भी पार कर गया। 50 किलोमीटर आपकी ऊंचाई होती है मैक्सिमम समताप मंडल की, उसको भी पार कर गया। ये मध्य मंडल के बिल्कुल किनारे तक पहुंच गया, मतलब इतनी स्थिति हो गई। ठीक है, तो धूल, राख, जलवाष्प आप देखेंगे समताप मंडल का जो समताप मंडल का जो आखिरी छोर है, ठीक है, उस छोर को भी ये पार करके निकल जाते हैं, उसके ऊपर चले जाते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई तक ही चले गए, जो समताप सीमा है उससे भी ऊपर चले गए। तो इस प्रकार से हमें समझ आता है कि कितना ज़्यादा इसमें विस्फोट की जो दर थी वो कितना ज़्यादा थी। इसमें गैसों इत्यादि का जो आपका दबाव था कितना ज़्यादा था कि जैसे ही इनको थोड़ा सा जगह मिला उसके बाद ये पूरी तरीके से ऊपर के ऊपर चलते चले गए। ऊंचाई इतना ज़्यादा इन्होंने प्राप्त कर ली, मतलब 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुँच जा रहे हैं एक विस्फोट होने के बाद। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने ज़्यादा इनमें मतलब खतरनाक स्थिति इनकी रहती है। ठीक है, तो 80 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गए। उद्गार की आवाज़ 4800 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई दी। ये देखिए मतलब एक अलग अजूबा, हाँ, कि 4800 किलोमीटर दूर, लगभग 5000 किलोमीटर दूर कोई देश स्थित है, कोई द्वीप, कोई महाद्वीप स्थित है ऑस्ट्रेलिया नाम का, वहाँ तक सुनाई दे रहा है इसकी आवाज़ की हाँ
एक क्राकाटाओ ज्वालामुखी है, उसमें विस्फोट हुआ है और हम भी सुन रहे हैं बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया में। विस्फोट वहाँ पे हो रहा है आपकी सुंडा जलडमरू के पास, जाओ सुमात्रा द्वीप के पास, हम ऑस्ट्रेलिया में बैठे, हमें ऑस्ट्रेलिया में सुनाई दे रहा है 5000 किलोमीटर दूर। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या ऐसा कोई दुनिया में अभी तक कोई ऐसा यंत्र बना है जिसके माध्यम से आप बैठे यहाँ से और आप आवाज़ अपनी सुना दें इंडोनेशिया तक। बताइए, यहाँ से आप इंडिया में बैठे दिल्ली में और इंडोनेशिया तक अपनी आवाज़ सुना दें। ऐसा कोई यंत्र अभी इंसान ने नहीं बनाया, लेकिन प्रकृति ने ऐसा बना रखा है। तो इसकी जो विस्फोट की आवाज़ थी ना, वो 5000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई देती है। आप सोच सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा तीव्र विस्फोट, मतलब कोई बम भी इसके आगे फेल है। ठीक है, किसी बम का भी मतलब परीक्षण करें तो आवाज़ नहीं सुनाई देगी यहाँ तक, कि किसी दूसरे देश तक नहीं सुनाई देती है। ठीक है, तो इसी आधार पर आप समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा ये जो परमाणु बम इत्यादि, हाइड्रोजन बम इत्यादि, उनसे भी कितना खतरनाक है ये। ठीक है, आवाज़ यहाँ तक आ रही है। भूकंप उत्पन्न हुआ, जाहिर सी बात इतना तगड़ा विस्फोट हुआ तो भूकंप उत्पन्न होगा। लहरें 120 मीटर ऊंची तक उठी, जब भूकंप आएगा तो लहरें भी उठना शुरू हो जाएंगी समुद्र की। अब फिर वो जो द्वीप है उसका 2/3 हिस्सा क्या कर गया, डूब गया। ठीक है, 2/3 हिस्सा आपका डूब गया। हजारों लोग मारे गए, कई हजार लोग मारे गए। मतलब ये तो एक गवर्नमेंट का आंकड़ा होता है, असल में तो बहुत से लोग मारे जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का आंकड़े में थोड़ा सा मतलब कम ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं होता, कम ही रहता है ज़्यादातर। हाँ, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार की स्थितियाँ बन गई, मतलब कि सोचिए आप कितना खतरनाक ये पीलियन टाइप के जो ज्वालामुखी होते हैं वो होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने एक एग्जांपल से देखा कि क्राकाटाओ जो ज्वालामुखी है ये 1883 में विस्फोट हुआ। इतनी 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसके जो राख, जलवाष्प, धूलकण इत्यादि ऊपर पहुँचे। उद्गार की आवाज़ 5 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया, 5000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई देती है। 120 मीटर ऊपर तक लहरें उठी समुद्र की, और द्वीप का जो है 2/3 हिस्सा डूब गया। भूकंप इत्यादि आए, लाखों हजारों लोग मारे गए। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति में बनती है। तो समझ लीजिए आप कितने खतरनाक आपके पीलियन तुल्य ज्वालामुखी होते हैं। ओके, अब हम आइए बात करते हैं वाक्य विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी ये क्या है, इनके बाद थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, जो विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी है ये बस वही बात है कि एक नाम के आधार पर हम चीज़ों को देखेंगे। तो विसुवियस जो तुल्य ज्वालामुखी, इसे प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहते हैं, क्योंकि प्रथम बार प्लिनी ने इसको वर्णित किया था। ठीक है, अब देखिए इसका नाम ध्यान रखेंगे आप कि इसे प्लिनियन तुल्य, अगर कहीं पे लिखा आ गया कि एक देखिए पिलियन होता है, एक प्लिनियन होता है। तो पिलियन सबसे खतरनाक होता है, सबसे ज़्यादा तीव्रता वाला होता है। अब पिलियन जो होता है, प्लिनियन जो होता है, प्लिनियन ये कम खतरनाक होता है पिलियन टाइप के। तो पिलियन और प्लिनियन इन दोनों में अंतर है, इसको ध्यान रखें। कहीं अगर मान लीजिए कि प्लिनियन लिख कर आ गया तो आप और लिख के क्वेश्चन में पूछ दिया कि कौन सा ज़्यादा तीव्र है, तो आप इसको टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। पर ठीक है, हाँ, अगर उस समय वहाँ पे पिलियन तुल्य ज्वालामुखी अगर ऑप्शन में ना हो तब ठीक है, अगर नहीं हो, अगर हो ऑप्शन में तो आप पिलियन वाला मारेंगे, ना कि प्लिनियन वाला मारेंगे। ठीक है, तो इसे प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्लिनी ने इसके बारे में बात की, चर्चा की, पहले वर्णित किया, इसका वर्णन किया। ठीक है, तो इसलिए हम इनके नाम पर, प्लिनी के नाम पर प्लिनियन कहते हैं। ये प्लियन प्रकार के ज्वालामुखी की तरह ही हैं, लेकिन कम खतरनाक है। इनमें भी भयंकर विस्फोट होता है। भूगर्भ का लावा पदार्थ गैसों की तीव्रता के कारण अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इनके विस्फोट के उपरांत बादल की जो आकृति होती है क्या, फूल गोभी की भांति बनती है, जो कि गैस तथा वाष्प से निर्मित होते हैं। मतलब मैं आपको चित्र बताता हूँ, समझाता हूँ चित्र से। मान लीजिए आपका ये प्लियन तुल्य ज्वालामुखी है। ठीक है, विस्फोट हुआ इनमें, तो ये कह रहे हैं कि जो विस्फोट होता है ना, तो इनमें जो गैस, जलवाष्प इत्यादि जो बाहर निकलते हैं वो क्या करते हैं, विस्फोट होने के बाद एक बादल नुमा आकृति बनाते हैं ये। ठीक है, ऐसे बादल नुमा जो गैस इत्यादि होती है पूरा ऐसे बादल नुमा आकृति बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पिक्चरों में आप देखते होंगे जब बम विस्फोट होता होगा तो ऊपर ऐसे बिल्कुल ऐसे ही आपको देखते होंगे, मतलब एक गुम्बद के जैसा ऊपर एक गोभी के फूल के जैसा आप देखें ना, गोभी का फूल कैसा होता है, ऐसे ही होता है ना, नीचे डंठल होती है, चारों तरफ फैला होता है ऊपर की तरफ। तो ऐसे ही आपको मतलब इनकी आकृति दिखाई देती है। जो गैस धूलकण होते हैं ये क्या करते हैं, इस प्रकार की आकृति का निर्माण करते हैं। इसमें विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी इसमें। ठीक है, तो ये पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी की तरह ही होते हैं, लेकिन कम खतरनाक, मतलब तीव्रता इनकी कम होती है। विस्फोट बहुत बिल्कुल पिलियन की जैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये भी खतरनाक होता है। ध्यान रखें, दूसरे नंबर के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है ये। तो इनमें भयंकर विस्फोट होता है। भूगर्भ का जो लावा पदार्थ है ये गैसों की तीव्रता के कारण अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा तीव्र होते हैं गैसें, तो प्रेशर नीचे से ज़्यादा रहता है, तो नीचे प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। और इनके विस्फोट के उपरांत बादल आकृति फूल गोभी की तरह हो जाती है, जो गैस और वाष्प से निर्मित होती है। ठीक है, तो इसे भी आप देख लें, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 1979 में देखें तो विसुवियस विस्फोट को ही इन प्रकारों का क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। जो विसुवियस आपकी ज्वालामुखी है, मैंने आपको बताया पिछले वाले वीडियो में, तो जो विसुवियस ज्वालामुखी इसी का मतलब इसको आधार के तौर पे मानते हैं, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी को। ठीक है, तो जो
आपको मैंने बताया था जो प्रसिद्ध ज्वालामुखी, उसी के एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था। तो इसी को एक क्या आधार के तौर पे इसे हम मानते हैं, विश्ववियस तुल्य जो ज्वालामुखी है, इसको आधार के तौर पे हम मानते हैं। जो विश्ववियस तुल्य ज्वालामुखी यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह के जितने भी ज्वालामुखी विश्व में होंगे तो उनको हम कहेंगे ये विश्ववियस तुल्य ज्वालामुखी, अगर गुणधर्म उनका जो है विश्ववियस ज्वालामुखी से मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो आज हमने आपका देखा दो ज्वालामुखी, जिसमें हमने पिलियन तुल्य ज्वालामुखी पर चर्चा की और विश्ववियस तुल्य ज्वालामुखी पर चर्चा की। इन दोनों को ही आप देख लेंगे, बार रीडिंग कर लेंगे आप, कुछ ऐसा है नहीं। देखिए सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, सारी चीज़ें मैंने लिख कर नोट्स में पहले बता दी हैं। लेकिन नोट्स आपका ऐसा है कि इसमें कुछ भी काटने वाला नहीं है, सारी चीज़ें आपके काम की हैं। और इसे आप अच्छे से लेक्चर देखें, एक दो बार दिमाग में बैठा लें लेक्चर, उसके बाद नोट्स बनाएं और उसको फिर रीडिंग करते रहें लगातार। चीज़ें आपको कभी भूलेंगी नहीं, क्योंकि अगर आप चीज़ें एक बार समझ लेते हैं तो वो आपके साथ जीवन भर रहती हैं। लेकिन अगर चीज़ें आप याद करते हैं, रट्टा मारते हैं, तो चीज़ें कुछ समय तक क्लियर रहती है, उसके बाद फिर चीज़ें आपके दिमाग से वो गायब हो जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति ना हो, बिल्कुल समझ लें चीज़ों को और समझ के दिमाग में रखें। ठीक है, चलिए फ्रेंड, तो ये रहा आपका आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।